अगर पूरे महीने मुझे किसी एक शो का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है तो वो है बिग ट्रेंड विद एएस। जी हाँ, अतुल सूरी साहब हर महीने आकर एक बहुत ही बेहतरीन इन डेप्थ रिसर्च हमें बताते हैं, और वो रिसर्च सिर्फ ज्ञान की नहीं होती, बड़े काम की होती है, जिसके दम पर आप और हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। और उस रिसर्च के दम पर हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, बाजार का डायरेक्शन आगे समझते हैं, और कई ऐसी चीज़ों से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि अदरवाइज़ सुनी सुनाई बातों पर आपको जो भरोसा नहीं होता, हार्ड फैक्ट्स और रिसर्च के दम पर हो जाता है। और अगर आज मैं आपको कहूँ निफ्टी जो सिर्फ 24,000 है अभी इस वक्त, कितना हो सकता है, कितना बढ़ सकता है, आप अंदाज़ा लगाएंगे लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, बड़े बुलिश होंगे तो 4-5 लाख भी बोलने वाले लोग हो जाएंगे। और मैं ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2047 तक, जी हाँ, जो हमारा अमृतकाल चल रहा है तब तक कितना हो सकता है। आप ज़रा सोचिए, अपने जो सोच के घोड़े हैं उनको तेज़ी से दौड़ाइए और बड़े से बड़ा टारगेट सोचिएगा, क्या हो सकता है ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और इसके लिए चलिए स्वागत करते हैं मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के अतुल सूरी साहब का। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है, अमृतकाल में क्या कुछ हो सकता है भारत के बाजार में, राइट? बिल्कुल। तो पहले तो ये बताएं सर, ये अमृतकाल आपके लिहाज से क्या होता है, किसे आप अमृतकाल मानते हैं? अनिल, इन्वेस्टर्स फ़ोन करते हैं, पिछले 6 महीने निकल गए भाई, इलेक्शन में क्या होगा। अब बात हो रही है बजट की, फिर होगी स्टेट इलेक्शन की, फिर होगी यूएस इलेक्शन की, फिर होगा बजट। करेक्ट। तो मैंने देखा है कि यार इन्वेस्टर जो है ना, ये 2-3 महीने के जो इवेंट्स है इसमें ही उलझे रहते हैं, और बहुत बार ये जो बड़ी स्टोरी है वो मिस कर जाते हैं। और जो भी मैंने बड़े इन्वेस्टर सक्सेसफुल देखे हैं, और मुझे 30-32 साल हो गए मार्केट में, एक चीज़ मैंने देखा है कि उनका जो लंबा विजन होता है वो उनको गाइड करता है। ऊपर नीचे उनकी ज़िंदगी में भी होता है, करेक्ट, बट उनका जो बड़ा विजन होता है वो उनको अलग किस्म का जो अलग करता है। हाँ। बिल्कुल। हाँ। और इस हिसाब से मैंने सोचा यार कि जो अपना अभी है, व्हाट इज द बिग विजन फॉर इंडिया। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टर्मिनोलॉजी गवर्नमेंट ने बनाई, अमृतकाल। अमृतकाल है 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, 2047 100 साल होते हैं, बट उसके जो पिछले 25 साल होते हैं उसे कहते हैं अमृतकाल। तो वी आर ऑलरेडी इन इट, थ्योरेटिकली 2 साल निकल गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टाइम जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इकोनॉमिक टारगेट्स रखे हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे अमृतकाल में इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है। यस। और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स भी डाले हैं। मोटा नंबर जो इसमें आता है कि हमको एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। आज हम जस्ट अंडर 4। तो ये एक बहुत बड़ा रनवे, यहाँ से 10 गुना करीबन बिल्कुल हमें इकोनॉमी की साइज बनानी, 10 गुना, 7 से 8 गुना। हाँ, तो समझो कि मैं लोगों को एक अंदाज देना चाहता हूँ 10 गुना साइज का मतलब क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आज आपकी जो भी वर्थ है, जितने भी आपको लगता है कि आपके पास धन संपत्ति, सब जोड़ लो। बिल्कुल। अगर आप सोचो कि अगले 23 साल में, क्योंकि 2 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 23 ही बचे हैं, आपकी 23 साल में ये आपकी वर्थ 10 गुना हो जाए, अब आप अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा काम हो सकता है। जी, सही बात है। तो ये जो 30 बिलियन है नंबर, ये बहुत पहली बार जो है ना इंडिया में इतना बड़ा एक टारगेट आया है। अब हिंदुस्तानियों की अपनी आदत है कि जो भी है हम नकारते हैं। वी आर ऑलवेज लिटिल पेसिमिस्टिक अबाउट इंडिया। अरे पूछो मत सर। तो हर चीज को हम डिस्काउंट करते हैं। हमने बोला यार पिछले 30 साल हमें भी हो गए मार्केट में, वैसे तो इंडिया ठीक ठाक रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। घूम फिर के क्रिकेट में भी देखिए, वर्ल्ड कप तो जीत लाया। तो उस हिसाब से क्या है, हम इस नंबर में थोड़ा तो विश्वास करते हैं, इस देश में थोड़ा तो विश्वास करते हैं। और पिछले 30 सालों के मुकाबले आज इंडिया काफी ठीक ठाक है। होपफुली अगले जो भी है 23-24 साल बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस हिसाब से हमने ये 30 ट्रिलियन का एक नंबर तो एक्सेप्ट करते हैं। बट जरूरी बात क्या है कि हम तो स्टॉक मार्केट वाले हैं। निफ्टी क्या होगा? बिल्कुल, निफ्टी क्या होगा उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चूंकि आप 2047 का निफ्टी का टारगेट देंगे, लेकिन इसके अलावा इंडिया में पर कैपिटा इनकम के लिहाज से या फिर जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से आप अमृतकाल में किस तरह की ग्रोथ देखते हैं? सो इसमें क्या होगा कि जो आज भी पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम जो है काफी लो है। तो जैसे जीडीपी ग्रो होगी, आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज क्योंकि पर कैपिटा इनकम लो है, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे अब जापान में देखिए, तो ग्रोथ नहीं होती, तो ग्रोथ नहीं देखी हो जाती है, बिकॉज
लोगों के पास बहुत और उससे ज्यादा भी है। अब कितने फोन रख लोगे? 10 फोन थोड़ा रख लोगे, 2 या 3 रख लोगे। सो द थिंग इज कि इंडिया में ये जो रनवे है ये बहुत बड़ा है। ये जो पर कैपिटा इनकम जो एक डेवलप मार्केट तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत बड़ा रनवे है, एंड दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम इस पे एक मोटा मोटा नंबर निकालें कि अगर हमें $30 ट्रिलियन की जीडीपी चाहिए अमृतकाल के एंड पे, वी हैव टू कंपाउंड एट 9.53% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ठीक बात है, तो 9.5% के आसपास। और ये बेसिक मैथ्स है। हाँ, 9.5%। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आप नहीं हो, और देखने वाले भी नहीं है। इकोनॉमिस्ट तो क्या आदत है हर चीज में छेद ढूंढने की, पेसिमिज्म की, बट हम बेसिक जो है बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर। ठीक बात है। अब मैं आता हूँ कुछ एग्जांपल्स पे जिसके दम पर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इंडिया में क्या होगा। बिल्कुल। तो जो सब बड़े बड़े मार्केट्स हैं जिनके गोल्डन पीरियड रहे या अमृतकाल वाले पीरियड रहे, अमेरिका से शुरुआत करें। बिल्कुल, बताएं सर। तो अमेरिका दुनिया का सबसे दादा है, द बिग बुल है। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस में भी एक फेज होता है। अब अमृतकाल हमने देश में इंडिपेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थे, पर हर कंट्री के ये 20-30 साल के ना एक हाइपर ग्रोथ के फेज होते हैं। ये हुआ था यूएस में 1980 टू 2000 में। 1980 में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज था 729। अच्छा, 729। और 2000 में ये हो गया 11,750। ओके, दैट इज अ गेन ऑफ 1512%। और ये क्या है? ये छोटी इकोनॉमी नहीं थी, ये भी उस टाइम डेवलप्ड इकोनॉमी थी। तो कहते हैं कि द एलिफेंट कांट डांस बट द एलिफेंट कैन आल्सो डांस। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी में ये जो है, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रहा है 6.6। अब आपको 6.6 छोटा लगेगा कि हम 9.5 की बात करें, बट ये सोचिए कि यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी था। ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी पे आप 6.6% ग्रोथ लगाइए, और इसी फेज में अगर आप ये जो इंडेक्स का सीएजीआर निकालेंगे तो वो होता है 14.9। अच्छा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, 15% ही बढ़ा है, मतलब इंडेक्स हर साल ऑन एन एवरेज। ये जीडीपी का 2x है, लेकिन जीडीपी का 2 टाइम्स। जरूरी बात क्या है कि ये जो मल्टीप्लायर होता है, हमें लगता है अगर जीडीपी $10 बढ़ेगा तो इंडेक्स भी आपका जो है मार्केट कैप वैसे बढ़ेगा, बट ये जो फेजेस होते हैं, जरूरी बात समझने की ये है कि इस टाइम जो मार्केट है it is moving 2.26 times much faster. That is the big trigger. अमृतकाल में एक तो होता है कि भाई जो आपका जीडीपी ग्रोथ तो अच्छा ही है, बट जो स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट होता है कहीं ज्यादा होता है। जैसे हम अर्निंग पे पी लगाते हैं स्टॉक्स में, तो ये मार्केट का कंट्री का पी है मोटा मोटा। कई बार लोगों को इसलिए लगता है कि अरे बहुत भाग गया, बहुत ये हो गया, बहुत हो गया। ये नहीं समझते कि देश की ग्रोथ जो है, मार्केट की ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो आपने बात की, बट इसका आई जस्ट वांट टू वन मोर थिंग अनिल, कि इसके जो फैक्टर्स क्या थे, थोड़ा अपने को अंदर ज्यादा सोचना है कि इसमें फैक्टर्स क्या थे, क्योंकि इसके फैक्टर्स 4 थे। पहला फैक्टर था कि यह 1980 में एक यूएस में बेबी बूमर हुआ था। बेबी बूमर ऐसा था कि जब वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने काफी जब रिकवरी हुई तो द चिल्ड्रंस ग्रोथ ज्यादा थी, और ये लोग जो है वर्कफोर्स में आ गए, तो जवान लोग आ गए काम में, तो काफी जो है वर्कफोर्स बढ़ गई। तो इसमें पहली थी यंग पॉपुलेशन, सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल ग्लोबल मैक्रो फैक्टर है। दूसरी बात कि इसको हार्नेस करने के लिए आपको सही पॉलिटिक्स चाहिए। उस समय एक यूएस में एक प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, एंड रेगनॉमिक्स करके उन्होंने एक टर्म निकाली थी, एंड ही वाज अ वेरी बिग लिबरलाइजर एंड प्रो ग्रोथ। इसके कारण जो अब थी कि 6.6% एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ग्रो हुई। Correct. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम 2x की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स तो ग्रो हुए, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा भी तो आना चाहिए। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट था 401k, यानी जैसे जो पेंशन होते हैं, उन्होंने 1978 में पेंशन्स को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना शुरू किया। सो व्हाट यू हैव इज डेमोग्राफिक्स, पॉलिटिशियंस, रिजल्ट्स इन जीडीपी ग्रोथ and flows of money so as to bring this 2.26% X growth. मुझे लग रहा है ये सारे मसाले हमारे पास भी हैं। आई कांट वेट फॉर पहुंचेंगे, लेकिन वही कारण है आपको ये बता रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा मार्केट जो तेजी से भागा, 2 हैं एक्चुअली, जापान और चाइना। आप पहले किस पे बात करेंगे? चाइना पे बात करते हैं, नेक्स्ट बिग जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चाइना में क्या था कि 1991 में जो शंघाई कॉम्पोजिट था वो था 95, और 2007 में ये हो गया 6124। Yeah, that is a growth of 6,346%. 6,346%? 6,000%.
हो between 91 and 2007. 16 साल में। 16 साल। This was the era of China. यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ट्रिगर्स थे जो अमेरिका में थे, बिल्कुल। कमोवेश 11.35% जीडीपी ग्रोथ था और आपका बाजार ऑलमोस्ट राइज हुआ 29-30%। CAGR। CAGR यानी इसका जो आप इंडेक्स का जो मल्टीप्लायर है 2.62 है। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लायर ज़्यादा हो गया। क्योंकि इसमें क्या था कि चाइना अनलाइक यूएस एक डेवलप कंट्री नहीं थी, हाँ, एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, कम्युनिस्ट कंट्री थी, लो बेस, बिल्कुल। और वहां भी एक ये डेमोग्राफिक यंग पॉपुलेशन आया। दूसरी बात है वहां पे एक पॉलिटिक्स में शिफ्ट हुआ कि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, माओ करके थे, और नए एक आए चेयरमैन डेंग जियाओपिंग, ये आए थे 1978 में और ये 1992 तक तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए। सो चाइना मूव फ्रॉम अ फुल्ली कम्युनिस्ट कंट्री टू अ क्वाज़ी कैपिटलिज्म। इसमें आपका इसके कारण जीडीपी ग्रोथ हुआ और एक नया स्टॉक एक्सचेंज कल्चर आया। उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज थे ही नहीं, बिकॉज इट वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो जरूरत ही नहीं। सो पैसा फ्लो आया। सो यू विल रियलाइज कि वही चीज डेमोग्राफिक सबसे पहला, यंग पॉपुलेशन, यू नीड अ अच्छी लीडरशिप, इट रिजल्ट्स इन जीडीपी ग्रोथ एंड flows have to come to the market. और काफ़ी चाइनीज घरेलू पैसा भी आया, बहुत लोकल मनी ऑल्सो। तो ये भी काफ़ी कुछ मिलती जुलती दिख रही है। अब आते हैं जापान पर। मेरे ख्याल से इतिहास का सबसे बड़ा बुल रन तो जापान में ही हुआ है। बिल्कुल, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल जो लेटली है ना, हम चाइना देखते हैं, बोलते हैं यार ये तो मंदी की मार्केट है। हम उससे पहले नहीं देखते कि क्या हुआ 20-30 साल। इनफैक्ट द बिगेस्ट बुल मार्केट्स हैव हैपेंड इन जापान एंड चाइना। करेक्ट। जापान भी हम बोल रहे हैं ना कितना कुछ 1990 से अब टॉप निकाला है, बट अगर आप 1990 से पहले तो देखिए सर, 40 साल तेजी हुई है एक तरफा। 1950 में निकाय वाज एट 85। 1950 में 1950, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था। ओनली 80 और हाँ, ओनली 85। और 1990 में ये था 38,957। And this in absolute growth terms is 45,700%. 45,700, माय गॉड। ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स हैं। मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट है ना। मेरे ख्याल से जापान तो सबसे बड़ा है, राइट, परसेंटेज वाइज। तो इसमें अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो ये था 9.28% ये फेज में, और ये है इसका जो मल्टीप्लायर है, दिस इज ऑलमोस्ट 1.8 या 1.78 या कुछ। ओके, 1.8, तो मतलब उतना भी तो मल्टीप्लायर वैसा भी नहीं है जो कि चाइना में था। चाइना में उससे कम। इसकी भी स्टोरी वही थी। तो वहां पे एक नेशनल रीबिल्डिंग थी। एक जो है उसके पहले मोनार्की थी, एम्परर्स, एंड दे वर वेरी अग्रेसिव। वहां पे बहुत वॉर और वो सब होती थी। वहां पे एक शुरू हुई डेमोक्रेटिक थिंग। दिस इज थैंक्स टू यूएस। 1947 में वहां पे डेमोक्रेसी आई, वो जो मोनार्की थी वो चली गई। तो पॉलिटिक्स वाज फोकस्ड ऑन नेशनल रीजेनरेशन। ये हिरोशिमा नागासाकी के बाद है। उसके बाद वाज वाइप्ड आउट। हाँ, खत्म ही हो गया। वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरह हारे थे ये, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बहुत लोग, बहुत मेल पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी। तो इन्होंने, दे हैड अ मैसिव ग्रोथ रेट, बर्थ रेट। तो उससे क्या है, आपका डेमोग्राफिक चेंज हो गया, पॉलिटिक्स चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का जो एम था दैट वाज टू नेशनल रीबिल्डिंग एंड नॉट ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन। करेक्ट। जो पहले एम्परर का ताकत चाहिए, नहीं, ताकत के बजाय ग्रोथ चाहिए। वो समुराई कल्चर और शोगन, अगर आप पिक्चर देखेंगे, इट वाज अ वेरी वायलेंट सोसाइटी। एब्सोल्युटली। और इसके बाद इसके कारण जो आपका है, दिस जीडीपी ग्रो एट 9.28% फॉर 40 इयर्स। वाओ वाओ। और ये जो एक, और जापान में क्या था कि बहुत ही एक स्टॉक मार्केट और ये बहुत एक कल्चर था, ये बंद हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इस हिसाब से जापान वापस शुरू हुआ। एंड दैट इज हाउ हाउस होल्ड सेविंग्स केम इनटू इट, ग्लोबल इन्वेस्टिंग केम इनटू इट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। अब आते हैं इंडिया पर। 2047, यानी कि अब से 23 साल, इंडिया में क्या कुछ बदल सकता है और क्या हो सकता है? इंडिया में देखेंगे तो आज जो फैक्टर्स हैं, एक है डेमोग्राफिक्स। ठीक है, आपने सुना होगा अबाउट ऑल द डेमोग्राफिक्स, बट टुडे इंडिया में 65% ऑफ पॉपुलेशन इज बिटवीन 15 एंड 65। 65%। डेमोग्राफिक्स क्या होता है कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ना, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। करेक्ट। अगर आप यहाँ से 20 साल पहले देखें तो बच्चे ज्यादा थे, बिकॉज वी वर हैविंग दैट बूम, सो द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग वर फ्यूअर। अब आपकी कंट्री की मीडियन एज 28 साल है, यानी अगले 30 साल तक ये वर्किंग पॉपुलेशन है। सो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
दिस टेक्स यू थ्रू अमृतकाल. यू कैन सी द ओवरलैप इन बिल्कुल दैट. ठीक बात, बिल्कुल ठीक है. जो हम बात कर रहे हैं कि अमृतकाल, ये तो चलो टर्म हो गया, ये तो पॉलिटिकल टर्म है, बट अमृतकाल इन रियल सेंस इज द डेमोग्राफिक्स. हाँ, जवान पॉपुलेशन है, 28 साल की एवरेज पॉपुलेशन है, और अगर 25 साल चली भी तो भी 52 साल तक पहुंचेंगे. करेक्ट. इनको कोई नहीं रोक सकता. हाँ. इसमें पॉलिटिक्स भी अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ थर्ड टर्म. एक बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं पिछले 10-12 साल में, और अगले 4-5 साल ये गवर्नमेंट चलेगी, तो ये 15 साल में बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं. और इसके कारण क्या हो गया, बाद में गवर्नमेंट्स जो भी आए, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये तो रहना ही रहना है. अब मैं चूंकि आप हमेशा ग्रोथ के साथ जोड़ते हैं, मैं आपसे 3 सिनेरियो लेना चाहता हूँ कि भाई बेस्ट केस सिनेरियो में हम क्या हो सकते हैं, बुल केस में क्या हो सकते हैं, बेस्ट केस में तो अब सब ठीक ठाक चले, एवरेज चले, तो 2047 तक निफ्टी कहाँ पहुँच सकता है? मैं एक पॉइंट और कवर करना चाहता हूँ कि इंडिया में मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल में एक बहुत बड़ा फर्क हुआ है. वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ और सब अच्छी है, लेकिन फ्लोज भी आने चाहिए. सो व्हाट यू विल सी इज द एसआईपी कल्चर या डोमेस्टिक, और हमारा पेंशन का पैसा, एनपीएस मनी ऑल्सो हैज स्टार्टेड कमिंग. तो जो फ्लोज का ट्रिगर है वो भी अभी इस फेवर में है. सो ये जो है इंडिया, जो हमने अमृतकाल, जस्ट टू गेट द नंबर्स, 30 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 9.53% CAGR होना चाहिए. ओके, 9.5%. 9.5%. तो अगर आपका सबसे, अगर हम पेसिमिस्टिक से स्टार्ट करें, हम 9.5 की बात नहीं करते, हम बोलते हैं यार आप ऐसे ही बुलिश हो, इंडिया ऐसा हो नहीं सकता, हम ये है वो है, जैसे अपनी आदत है. काफी लोग वही बोल रहे हैं यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, 9.5% भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता. करेक्ट. हम 7.5 पे ग्रो करते हैं. 7.5 करते हैं बेसिक जो बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, या जो भी बोल लीजिए, उससे नीचे जो है इस डेमोग्राफिक्स पे कुछ बहुत ही प्रॉब्लम होनी चाहिए. अगर आप 7.5% पे ग्रो करें और 2x मल्टीप्लायर करें, बिकॉज आज इंडिया में भी वही ट्रेड्स है, तो ये 15% CAGR पे ग्रो होगा. 7.5 का डबल होता है 15. अगर 15% CAGR करें तो आप बेसिक मैथ्स लगा लीजिए, तो ये आता है लगभग 5,97,000. 6 लाख मान लें. 6 लाख का मतलब ये हुआ कि वर्स्ट के सिनेरियो में खराब से खराब हम करें तो भी निफ्टी 24,000 का 6 लाख पहुंच सकता है, यानी कि 25 टाइम तो फिर 7.5% ग्रोथ, 25 गुना करीबन हो जाएगा. और ये मतलब हिस्टोरिकली हम तो 10 गुना हुआ 2,40,000, 20 गुना हुआ 4,80,000, और उसके बाद 1-1.25 लाख और जोड़ लो आप, तो करीबन 25 टाइम आपका निफ्टी तो आप कर ही देंगे. बिल्कुल. कम से कम इतना तो होना है. 23 साल में 25 टाइम, यानी हर साल दुगुना ऑन एन एवरेज. यहाँ से गिना. अच्छा, अब आइए 8.5%. हाँ, बुल केस सिनेरियो नहीं, मीडियम. ओके, बुल केस तो है 9.5. अच्छा, तो वो हम लास्ट देंगे. हाँ, तो 7.5 सबसे खराब, 8.5 एवरेज. 8.5 अगर एवरेज हो भाई, आप एक्सपेक्ट, हम जैसे ऑलवेज हम. अच्छा, एक और दर्शकों को बताओ, नॉमिनल ग्रोथ जो रेट लेके चल रहे हैं वो ये जीडीपी ग्रोथ नहीं है, जीडीपी ग्रोथ प्लस आपका ये नॉमिनल ग्रोथ. हाँ, इंटरेस्ट को गिन के आप. बिल्कुल. नॉमिनल इन्फ्लेशन जोड़ के मान रहे हैं. नहीं तो लोगों को लग रहा होगा कि अभी 8% चल रहे हैं, आप तो बोलो 9.5 कहाँ से ग्रो कर जाएंगे. हाँ, इसमें से 8.5% ये जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन दोनों को मिलाकर हम 8.5. बिल्कुल. अगर आप 8.5% पे ग्रो करें तो 2x का मल्टीप्लायर यूज करें. करेक्ट. तो ये होता है ऑलमोस्ट 17% CAGR. 17% CAGR पे होता है 8,88,000, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 लाख का निफ्टी. ओके. 2047 टू 8,88,000 ये आ रहा है आपका. हाँ. देखिए, और आपको लगेगा यार ये लोग ऐसे ही कुछ फेंक रहे हैं, कोई बड़े नंबर फेंक रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है. दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ओके. दिस इज नथिंग बट प्योर मैथमेटिक्स एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग. तकलीफ क्या है कि हम इतना बड़े नंबर से डर जाते हैं, एंड दिस इज प्योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और अगर आप पिछले 20-30 साल देखिए ना, तो वी हैव डन समथिंग लाइक दिस. ये नंबर्स आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. क्योंकि जब मैं आया था इस मार्केट में अनिल जी, सेंसेक्स था 1000. उस समय कोई बोलता यार कि 30 साल बाद 80,000 हो जाएगा, मैं तो बोला चल भाग, निकल यहां से, बराबर तो फेंक रहा है. क्वेश्चन इज कि हमने अपनी जिंदगी में देखा है. करेक्ट. द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू स्ट्रेच आवर माइंड. ये पीस ऑफ रिसर्च का काम ही वही है कि वी वांट टू ओपन योर माइंड टू पॉसिबिलिटीज. बिल्कुल. 8.5% की ग्रोथ लेकर चलें तो 37 गुना तो फिर भी हो जाएगा.
23 साल में 37 गुना, और 9.5% की जो अपनी अब जो गवर्नमेंट बोल रही है, अज्यूमिंग वी एक्सेप्ट इट, वी गो विद दैट, तो इसका जो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 9.53, राइट, उसके है CAGR 19%। ओके, 19% के हिसाब से अगर आप 2x मल्टीप्लायर लगाइए तो ये आता है 13,24,000, 13,24,000, हाँ ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो इफ वी गो विद द गवर्नमेंट टारगेट ऑफ 30 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ अमृतकाल। और इसके हमने जैसे हिस्टोरिकली देखा है कि जब ये फेजेस होते हैं हाइपर ग्रोथ के और पैसा जो है आता है मार्केट में, तो मार्केट ग्रोज फास्टर देन नॉमिनल जीडीपी। और अगर जैसे हमने फैक्टर्स बताए, 4 फैक्टर्स थे, जो डेमोग्राफिक्स था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जीडीपी ग्रोथ होती है एंड फ्रेश फ्लोज है। वी हैव ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने यूएस में देखा, चाइना में देखा या जापान में देखा। तो 55 गुना अभी भी होने का स्कोप है बेस्ट केस सिनेरियो में। और ये चूंकि हम 24,000 से गिन रहे हैं, इसी बुल रन की शुरुआत जो 7,500 से हुई थी 2020 से अगर गिने, तो शायद हम भी उसी तरह के रिटर्न देख लेंगे जो अमेरिका में हमें कभी दिखे। 151 गुना हो गया मार्केट, कई चाइना में 634-35 गुना हो गया, जापान में आपका 4,500 गुना हो गया मार्केट। तो लेकिन वो बुल रन की स्टार्टिंग से, ये 23 साल की हम बात करें, आप पिछले 23 साल भी देखिए, तो आपको भी बहुत अच्छे नंबर दिखेंगे। करेक्ट। वो क्या है, हम सोचते नहीं है, हम बड़े नंबर से डर जाते हैं। ये बात सही है। दिस इज प्योरली पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ, करेक्ट। इसमें किसी की ताकत नहीं है कि अभी 23 साल बाद क्या होगा। जेन्युइनली नोबडी नोस। करेक्ट। बट द थिंग इज दैट दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। और हमने देखा है, दुनिया में देखा है, हिंदुस्तान में देखा है, तो आगे क्यों नहीं हो सकता? हम हर समय क्यों डरे रहते हैं? हम हर समय क्यों बेरिश रहते हैं हिंदुस्तान के बारे में? लेट्स फॉर अ चेंज बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कुल मिला के ये कि हमें पैसा जो लगाना है वो हमारी अगली जनरेशन के लिए लगाना है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तभी हम अपने अगली जनरेशन के लिए अमृत छोड़ कर जाएंगे कि भाई बिल्कुल एंजॉय करो लाइफ। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड आने के लिए सेंचुरीज लग जाती है, एंड वी आर फॉर्चुनेटली इन दैट स्पेस। वी बेटर रियलाइज इट, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इसकी जो स्ट्रैटेजी हम इन्वेस्ट करें वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हमारी कोशिश यही है, ये प्रिडिक्शंस हो ना हो, ऊपर नीचे हो, उसमें बड़ी बात नहीं है, वो तो बदलती रहेंगी। क्वेश्चन इज के एज ए इन्वेस्टर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? एब्सोल्युटली। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है कि अगले 25 साल के लिए आपको इन्वेस्टर रहना है, खुद के लिए भी, अपनी अगली जनरेशन के लिए भी। आप भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 साल में निफ्टी 6 लाख हो जाएगा, 8,88,000 हो जाएगा, या 13.25 लाख हो जाएगा। या आपको लगता है ना अतुल सर कम बुलिश है, आप अपना ज़्यादा बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं। तकलीफ कब होगी पता है अनिल? जब मार्केट नीचे होगा, बीच बीच में तब लोग आपको भी गाली देंगे, मुझे भी गाली देंगे, ले मूर्ख क्या बोल के गए। फिर हम मुलाकात सीधे 2047 में करेंगे। It's worth keeping the faith. हाँ, यही बात है कि आप आज जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर आप यही चीज़ आप 10 साल, 5 साल, 15 साल, 25 साल पहले सोचते, तब भी आपको लोग यही कह रहे होते कि ये ऐसा तो होना संभव ही नहीं है। लेकिन यही शेयर बाज़ार है जो असंभव को संभव करके दिखाने और आपकी बड़ी वेल्थ बनाने का कारनामा कर सकता है। और इस तरह की बेहतरीन रिसर्च हर महीने आपके लिए लेकर आते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आ गया। ये रिसर्च आई ओपनर थी और आई एम श्योर हिंदुस्तान के कई निवेशकों को प्रेरणा देगी, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बने रहने, डटे रहने की और इन्वेस्टेड रहने की पूरी कॉन्फिडेंस भी देगी, खासकर जब मार्केट नीचे हो। कब नीचे हो, हाँ, जब अभी नहीं, जब नीचे हो तब ये एपिसोड निकाल के वापस देख लेना, पढ़ लेना, सुन लेना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अतुल सर का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।